हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इससे पहले मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि हमारे पास जो ग्रुपिंग होती है रेजिस्टेंसेस की, वो हमारे पास जो ग्रुपिंग होती है उसको हमने दो मेजर कैटेगरीज में रखा हुआ है। एक होता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप रेजिस्टेंसेस लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, वो आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1, ये एक और रेजिस्टेंस है आपके पास R2, ये एक और आपके पास रजिस्टर है। ये तीनों रजिस्टर हैं, इनकी रेजिस्टेंस ली हुई है आपने R1, R2 और R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इन तीनों का एक एंड पकड़ के आपने एक पॉइंट पे ले आना है। इन तीनों का एक एंड जैसे पकड़ के आप लोग एक एंड पे ले आए और इसको मान लीजिए आप नाम दे देते हो A। और जो दूसरा एंड है इन रजिस्टर का, जिनकी रेजिस्टेंस R1 और R2 और R3 है, दूसरा एंड पकड़ के एक दूसरे पॉइंट पे ले लेना है, तीनों को मिला देना है यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया B। तो इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट पे आ गया और जो दूसरा एंड है एक पॉइंट पे आ गया, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब यहां पे जब एक एंड आप यहां पे ले आए A और दूसरा एंड आपके पास आ गया B यहां पे, अब इसको इन तीनों का जो मिला के आपने एक एंड बनाया है उसको आपने बैटरी के एक एंड से, मान लो इसको बैटरी के हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और दूसरे एंड को थ्रू स्विच बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये बैटरी है, इसकी ईएमएफ आ गई V। बोले तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, V के। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, और मान लीजिए ये स्विच S है हमारे पास। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग देखो तो हर एक रजिस्टर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर बच्चे ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो V है और इसका कितना है, 0, है ना। तो यहां पे क्योंकि डिफरेंस होता है और डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए हमारे पास, V के बराबर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने V लिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से अगर पॉजिटिव एंड से अगर आप लोग चलते हो और A की तरफ, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है ना, कोई डिवाइस नहीं है यहाँ पे तो इसका मतलब ये एंड A बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। तो मान लो यहाँ पोटेंशियल कितना है आपके पास, VA, और यहाँ पोटेंशियल कितना है आपके पास, VB। ये दोनों पॉइंट का आपने पोटेंशियल लिख दिया यहाँ पे, VA और VB, और वो दोनों VA माइनस VB किसके बराबर होगा आपके पास, V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो इसको हम पहले किरचॉफ्स के जो रूल्स हैं सर्किट को एनालाइज करने के, उनसे करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने बोर्ड में लिखना है, जिस तरह से बोर्ड में लिखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से हमने किस वे में लिखना है, उस तरीके से भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किरचॉफ्स के जो रूल्स हैं दो, किरचॉफ्स का करंट लॉ और किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, उससे करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन ब्रांचेस दिख रही होंगी। ये जो पॉइंट है आपके पास A अब मान लो जैसे स्विच को आपने क्लोज किया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगी, स्टार्ट होना। मान लीजिए इस सर्किट में करंट आई आ रही है, अब ये करंट आई, अब यहां पे आपके पास बच्चे क्या आ गया, नोड आ गया। ये क्या आ गया, एक नोड। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ तो करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड, मतलब किसी नोड या जंक्शन, इसको नोड भी बोलते हैं हम लोग और जंक्शन भी बोलते हैं, तो जंक्शन की तरफ या नोड की तरफ आने वाली करंट इक्वल टू नोड से दूर जाने वाली करंट के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये करंट आई, ये डिवाइड हो गई, मान लो यहां I1 चली गई, यहां पे I2 चली गई और यहां पे I3 करंट चली गई आपकी, और यहां से वापस
होके फिर से आपको क्या मिल रही है, आई मिल रही है यहाँ पे करंट। तो यहाँ पे ये नोड है और यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ये 3 ब्रांचेस दिख रही हैं, ये R1 ब्रांच है, ये R2 ब्रांच है और ये R3 ब्रांच है। क्योंकि ये नोड आ गया, नोड से यहाँ पे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर लिखता हूं यहाँ पे अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर R1, R1 ब्रांच के लिए अगर मैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाता हूं तो ध्यान से देखें, तो मैं ए पॉइंट से चलूंगा और ए से मैं बी की तरफ जाऊंगा। देखो मैं ए से चलूंगा तो मान लो मेरे हाथ में जो पोटेंशियल है वो वी ए पोटेंशियल है मेरे हाथ में। अब जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी चलने की डायरेक्शन ये है और रेजिस्टेंस भी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आपके पास R1 है और इसमें करंट की डायरेक्शन भी यही है जो जिस डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हो। तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है जो साइन कन्वेंशन है, यहाँ जाएगा आपके पास माइनस I1 R1 किसके बराबर होगा, ये V B के बराबर होगा। इसको आप लिख सकते हो और R VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1, इसके बराबर आ रहा है आपके पास I1 R1। और यहां पे हमें पता है VA माइनस VB, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, V के बराबर। तो आप यहां इसको लिख सकते हो V इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो सेम हमने हर एक ब्रांच के लिए किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। देखें ध्यान से, तो यहां लिखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर R2। R2 ब्रांच के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो आप ए से चलोगे बी की तरफ, VA आपके हाथ में पोटेंशियल है माइनस जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है। तो यहां लिखोगे I2 R2 इज इक्वल टू VB। फिर यहां हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू I2 R2 और हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I2 R2। ये आपके पास आ गई मान लो इक्वेशन सेकंड। अब देखें ध्यान से, अब मैं KVL लगाऊंगा R3 पे, तो यहां लिखेंगे हम KVL फॉर R3 ब्रांच। R3 ब्रांच के लिए आप लोग क्या लगाओ, क्योंकि आपको पता है एक ब्रांच में एक ही करंट रहती है ना, क्योंकि सीरीज में हमने देखा ना, सीरीज में हमने एक के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है और एक ही ब्रांच बनती थी। तो तभी तो हम पढ़ते हैं कि सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम, क्योंकि वहां कोई नोड ही नहीं आता है। अगर कहीं पे नोड आएगा, कोई जंक्शन आएगा, तभी तो करंट डिवाइड होगी वहां पे। तो ये KVL आ गए बच्चे आपके पास फॉर R3 ब्रांच। तो R3 ब्रांच के लिए जब KVL लगाओगे आप लोग, तो आप देखो VA आपके हाथ में पोटेंशियल है माइनस I3 R3 का ड्रॉप हो गया इज इक्वल टू VB। तो यहां से VA माइनस VB आपके पास किसके बराबर आ रहा है, I3 R3 के बराबर। बोले तो V किसके बराबर आ रहा है आपके पास, I3 R3। ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड। यहां से अब अगर मैं देखूं इस नोड पे, ये जो नोड A है, इस नोड A पे अगर मैं किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाता हूं तो इसकी तरफ करंट आ रही है I और इधर से निकल रही है I1 I2 और I3। तो अगर हम लिखते हैं या लिखते हैं यहां पे अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर नोड A। तो A पे नोड की तरफ करंट आ रही है I इज इक्वल टू, नोड से जो करंट जा रही है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपके पास आ गई करंट। अब एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आपने क्या करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपने इन तीनों को हटा के, ये जो तीनों आपके पास हैं रेजिस्टेंसेस, इन तीनों को हटा के आपने एक रेजिस्टेंस लगानी है।
मतलब ये जो तीनों मिलके काम कर रही हैं वो अकेले वही काम करनी चाहिए और बाकी सारे पैरामीटर सेम रहने चाहिए, करंट सेम रहनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो उस अकेली रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है ये जो आपके पास है सर्किट, इस सर्किट को रिप्लेस करके आपके पास यहां आ जाएगा बच्चे, ये एक रेजिस्टेंस लगानी है और इसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। यहां पॉइंट ए है आपका, यहां पॉइंट बी है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। ये स्विच एस है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी है, बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव है आपके पास यहां पे। तो यहां पे ध्यान देना है आपने, पॉइंट ए से जैसे स्विच को आप लोग क्लोज करोगे तो यहां से करंट फ्लो होगी आई करंट, क्योंकि करंट आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि पैरामीटर्स तो हमने चेंज नहीं करने हैं। तो इस डायग्राम पे अगर मैं लगाता हूं अप्लाइंग केवीएल लगाएंगे हम यहां पे, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोगों ने, यहां पे आप ए से चलो और वापस ए पे आओ, ए से चलोगे और वापस ए पे आओगे। अप्लाइंग केवीएल फॉर क्लोज्ड लूप ए बी ए। तो बच्चे आप ए से चले, आपके हाथ में पोटेंशियल है वी ए, रास्ते में रेजिस्टेंस आई, आपके चलने की डायरेक्शन ये है, आप इस तरह से चल रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वी ए माइनस आई आर इक्वलेंट। रास्ते में बी से नीचे जैसे उतरे आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो आपको गेन होगा। तो यहां लिखोगे आप प्लस वी और ये किसके बराबर होगा, वी ए के बराबर होगा। तो ये v और ये v ए कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास यहां पे आ रहा है बच्चे v इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, v इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर लिख लेता हूं 4, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, नंबर 4 इक्वेशन आ गई। अब देखें ध्यान से, ये जो इक्वेशन लिखी है आपने यहां पे i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूं a, ये a इक्वेशन है आपके पास। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है यहां से, और ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है आपके पास, यहां से आप लोग क्या करोगे, i1 i2 और i3 की वैल्यूज लोगे और यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर वैसे ही यहाँ पे v, यहाँ पे आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे i किसके बराबर होगा आपके पास, i इज इक्वल टू वी अपान आर इक्वलेंट, ठीक है। और यहाँ पे i1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, v अपान r1, i2 की वैल्यू होगी v अपान r2, और यहाँ पे i3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, v अपान r3। अब हम यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे हम लोग, देखें शाबाश। आपके पास इक्वेशन ए क्या है, i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये आपके पास थी इक्वेशन ए। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आई कामा आई वन आई टू एंड आई थ्री इन इक्वेशन ए, वी हैव आई की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास बच्चे, आई की वैल्यू आपके पास है v अपान आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आई वन की वैल्यू है आपके पास v अपान आर वन, और आई टू की वैल्यू है v अपान आर टू, और आई थ्री की वैल्यू है v अपान आर थ्री। यहां से आप लोग v को कॉमन ले लीजिए और आर v अपान आर इक्वलेंट इज इक्वल टू v कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये v और ये v कैंसल आउट हो गया हमारे पास, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 1 अपान आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपान आर वन
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास अगर हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं और उन तीनों रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में लगाया है, तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है पूरे कॉम्बिनेशन का, वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल। तो यहां पे हम रिजल्ट लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ऑफ द रेजिस्टेंसेस जो आपने कनेक्ट की हुई हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। जो बच्चे आप लोगों ने पैरेलल में लगाई है वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ these resistances। तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है जब आप क्या करते हो, रेजिस्टेंसेस को क्या लगाते हो? पैरेलल में लगाते हो। तो यहां पे आपने देखा कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, इज सेम। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे वो क्या है? सेम। आपने खुद देखा डायग्राम में। और अब यहां पे जैसे सीरीज में करंट सेम थी और पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मगर करंट सेम नहीं है। करंट सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे नोड आ जाता है और नोड पे करंट डिवाइड हो जाती है। तो यहां पे करंट थ्रू ईच ब्रांच इज नॉट सेम। बोले तो करंट इज नॉट सेम अक्रॉस ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच के अक्रॉस जो आपके पास जो करंट है वो सेम नहीं है। तो ये आपके पास एक तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में लगाते हैं, इस तरह से उनका आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी देखेंगे अब हम। देखें ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखें शाबाश। तो दूसरे तरीके में क्या देखेंगे? सेम वही रेजिस्टेंसेस लेंगे हम लोग। मान लीजिए ये आपके पास रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टर लिए हैं। उन 3 रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। पैरेलल का मतलब क्या है कि तीनों का एक एंड पकड़ के एक पॉइंट पे ले आओ और दूसरे एंड को पकड़ के दूसरे पॉइंट पे ले आओ, इस तरह से। और इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दिया आपने B। और इन एंड को एक बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो और दूसरे एंड को थ्रू स्विच बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करो, इस तरह से। ये आपके पास आ गया यहाँ पे स्विच S और ये बैटरी का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जैसे स्विच को आप लोग क्लोज करोगे तो इसमें करंट फ्लो होगी I, ये करंट आ रही है। और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। I1 मान लो इस ब्रांच में जा रही है, I2 इस ब्रांच में जा रही है और I3 इस ब्रांच में जा रही है और वापस आपके पास I मिलेगी। ठीक है। सॉरी। अब देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मुझे इसको रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करके मुझे एक ही रेजिस्टेंस लगानी है जिसको हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे और बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे।
ये करंट आपके पास यहाँ से जा रही है आई, जैसे स्विच को क्लोज करोगे नेगेटिव है बैटरी का, और यहाँ पोटेंशियल V है और यहाँ भी पोटेंशियल V है, ठीक है। और इसको भी नाम देते हैं A और B। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है कि ये R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपके पास, दूसरा मेथड है आपके पास करने का इसको। अब देखें ध्यान से, हमें पता है कि अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए बोले तो ये नोड है आपके पास, क्या है? नोड। और करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। और चार्ज क्या रहता है? हमें पता है कि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर चार्ज कंजर्व्ड है तो ये बैटरी कितनी करंट दे रही है? आई। और वही करंट डिवाइड हो रही है ना, फिर से वापस आई आ रही है आपके पास। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी कितनी है? आई। और वो आई किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। पहली बात। अब यहां पे अगर आप लोग देखो, अगर मैं पहली ब्रांच की बात करूं A से B, और दूसरी ब्रांच है आपके पास, जैसे R1 एक ब्रांच है, R2 एक ब्रांच है और R3 एक ब्रांच है आपके पास। तो अगर कहीं पे रेजिस्टेंस है और उसमें करंट जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो अगर आप पहली ब्रांच के लिए देखोगे तो पहली ब्रांच के लिए आपके पास V किसके बराबर होगा? V इज इक्वल टू I1 R1, क्योंकि इस ब्रांच में करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1 है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहां से I1 इज इक्वल टू V अपान R1। फिर अगर दूसरी ब्रांच की बात करो आप लोग, तो दूसरी ब्रांच में पोटेंशियल किसके बराबर होगा? V इज इक्वल टू I2 R2। तो यहां से आप लोगों के पास I2 की वैल्यू हो जाएगी, तो किसके बराबर होगी? V अपान R2। फिर अगर आप थर्ड ब्रांच देखते हो यहां पे, तो थर्ड ब्रांच में करंट है I3, तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू I3 R3 के बराबर। तो और I3 की वैल्यू आपके पास आ गई V अपान R3। अब अगर इस डायग्राम पे आप लोग ओम्स लॉ लगाते हो, तो इस डायग्राम पे ओम्स लॉ, पोटेंशियल कितना है? V इज इक्वल टू I R इक्वलेंट, और I इज इक्वल टू V अपान R इक्वलेंट आ गया आपके पास। तो यहां पे अगर ये इक्वेशन A है, तो यहां लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I, I1, I2 and I3 in equation A we have। तो यहां पे जब आप वैल्यूज डालोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो R इक्विवेलेंट होता है, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? R इक्विवेलेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय करंट फ्लो थ्रू द कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है आपके पास? R इक्विवेलेंट होता है हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाया हुआ है आप लोगों ने, डिवाइडेड बाई, और उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो यहां से देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरे पास V है, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे हम लोग। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है, R इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास V, और करंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कितनी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। ठीक है। तो यहां पे आप लोग अगर देखें I1 और I2 और I3 की वैल्यूज डालते हो, तो आपके पास जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है V अपान I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? वो है V अपान R1 प्लस V अपान
R2 प्लस V अपान R3। तो यहां से V कॉमन निकालोगे और ये V कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये पैरेलल के केस में जो आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम के बराबर होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों ने देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आएंगी वहां पे। मान लो अगर हम यहां लिखते हैं टू आइडेंटिकल resistances are connected in series and parallel। अगर दो रेजिस्टेंस और दोनों क्या है, सेम रेजिस्टेंस, अगर आपने सीरीज में लगाई है और पैरेलल में लगाई है तो उनका आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, डायरेक्ट आपके काम आएगा। देखें ध्यान से, तो सबसे पहले अगर मैं यहां देखता हूं सीरीज वाला केस, सीरीज केस में आपने एक रेजिस्टेंस लगाई है, मान लो ये आर है, और दूसरी रेजिस्टेंस लगाई है, ये भी कितनी है, आर, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल सेम, और कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस आर, बोले तो 2R के बराबर। मतलब जितनी रेजिस्टेंस लगाओगे उतने टाइम रेजिस्टेंस आ जाएगी 2R, 3 लगाओगे तो 3R। तो अगर इफ कितनी लगा रहे हो, n रेजिस्टेंसेस, इफ n आइडेंटिकल resistances are connected in series। अगर आपने n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कैसे लगाई हुई है, सीरीज में लगाई हुई है, तो आपके पास R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम R के बराबर। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरा केस देखते हैं हम लोग, पैरेलल वाला। पैरेलल में पहले अगर हम दो रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है आपके पास R और ये दूसरी रेजिस्टेंस है R, ये आपने पैरेलल लगाया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो पैरेलल के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। यहाँ पे आपके पास R एलसीएम आ जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा ऊपर, 2 डिवाइडेड बाई R। तो बोले तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है R/2। तो अगर 3 होंगी तो R/3। फिर अगर n है, इफ n identical resistances are connected in parallel, तो उस केस में आपके पास जो R इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बच्चे आपके पास आ जाएगा R/n के बराबर आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं तो आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका R इक्विवेलेंट इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसी में अगर हम थोड़ी सी एक चीज ऐड करें, तो आपने अभी देखा कि अगर आप लोग सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगाते हो तो वो ऐड हो जाती हैं, वो क्या आ जाती हैं, ऐड। तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंसेस हो जाएंगी वो क्या आएंगी आपके पास, उसका रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। मतलब अगर आपको बोलता है कि कहीं पे आपने n रेजिस्टेंसेस लगाई हैं, इसे मान लीजिए यहां पे लिखते हैं नोट की फॉर्म में, अगर आपको R मैक्स निकालना है, अगर आपने क्या किया है, n रेजिस्टेंसेस लगाई हैं और हर एक रेजिस्टेंसेस किसके बराबर है, R के बराबर। तो इस केस में R मैक्सिमम किसके बराबर होगा, R मैक्सिमम कब आएगा, जब आप लोग इसको किसमें लगाओगे, सीरीज में। तो R मैक्स कब होगा, किसके बराबर हो जाएगा, n R के बराबर।
ये सीरीज में। और सेम आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम कब होगा, जब आप इसको पैरेलल्स में लगाओगे। तो पैरेलल में किसके बराबर आता है, आर बाई एन। तो अगर मुझे रेशो निकालनी है किसकी, आर मैक्स डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके बराबर है आपके पास, एन आर, और मिनिमम किसके बराबर है, आर बाई एन। तो ये आर आर कट गया, तो ये आपके पास आ गया एन स्क्वायर। तो आर मैक्स डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, ये होगा हमारे पास एन स्क्वायर के बराबर। ये किस केस में है कि अगर आपके पास एन रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और सारी की सारी रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल है, तो उसको अगर आप सीरीज में लगाओगे तो आपके पास जो आर आएगा वो मैक्सिमम में आएगा। उनको अगर पैरेलल में लगाओगे तो आर आएगा आपके पास मिनिमम में आएगा। तो देखिए ध्यान से, मैक्सिमम टाइम हमें क्या होता है कि अगर जब आपके पास रेजिस्टेंसेज है, मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है, और ये पैरेलल में लगी हुई है ना, ए और बी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में आप लोग निकालोगे यहाँ पे इसका 1/R इक्वलेंट लिखोगे, फिर इस तरह से लिखोगे 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो फिर आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा R1 R2, और यहाँ क्या आ जाएगा R1, सॉरी R1 R2, यहाँ क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो R इक्वलेंट की वैल्यू पैरेलल के केस में आपने याद रखनी है, कैसे लिखना है, R1 R2 दो होगी अगर तो, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। देखें ध्यान से क्या लिखा हमने, कि अगर दो रेजिस्टेंसेस अगर आपके पास क्या है, पैरेलल में लगी हैं, तो इनका R इक्वलेंट आप लोग डायरेक्ट लिखोगे ऐसे 1/R करके, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये इसके बराबर हमारा रिजल्ट आएगा। तो अभी इन कॉम्बिनेशन जो हमने देखा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, इन पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखें ध्यान से, देखिए ध्यान से, पहली एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये बोल रहा फाइंड आर इक्वलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। इस तरह से एक डायग्राम दी हुई है आपके पास, एक रेजिस्टेंस इस तरह से है और एक रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे है, और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस है आपके पास इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस है आपके पास इस तरह से, और यहाँ दिया है ए बी सी और डी। अब इन जो ये रेजिस्टर हैं हमारे पास, इनकी जो रेजिस्टेंसेज हैं, इसकी रेजिस्टेंस दी है 4 ओम, ये है आपके पास 8 ओम, ये है 12 ओम, ये है आपके पास 20 ओम, और ये है 14 ओम। तो आपको क्या बताना है, आर इक्वलेंट पॉइंट्स ए एंड बी। तो जब भी ये पूछेगा किसी पॉइंट्स के क्रॉस पूछेगा आपको, तो ए एंड बी का मतलब क्या है, इसने बैटरी यहां लगाई होगी, ए और बी के क्रॉस बैटरी लगाई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां ध्यान दो, तो इसको पहले आपने एनालाइज करना है कि सीरीज में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं। तो अगर आप पॉइंट ए को देखो, तो पॉइंट ए नोड आ रहा है आपके पास, कुछ करंट इधर डिवाइड होगी, कुछ इधर होगी, कुछ इधर होगी। अगर यहां से आप लोग देखोगे, यहां से ए से चलोगे सी की तरफ थ्रू डी, तो ये आपको एक ही ब्रांच दिखेगी, दिख रही है ना, एक ही ब्रांच। ए से अगर आप लोग सी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई और नोड नहीं आ रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस, अगर हम यहां लिखता हूं मैं 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, ये क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में होगी तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इनका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 4 + 8 आ जाएगा बच्चे 12 ओम के बराबर, क्योंकि सीरीज में है। 4 + 8 आपके पास आ जाएगा 12 ओम। मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके आप लोग यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाओगे 12 ओम की। उसके बाद ये जो डायग्राम है आपके पास, एक डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखो यहाँ पे बनाते हैं इसकी डायग्राम दोबारा से। ये आपके पास आ रही है, यहाँ पे ये पॉइंट है ए,
यहाँ पे आ गई आपके पास एक रेजिस्टेंस, ये पॉइंट आ गया सी, और ये दूसरी रेजिस्टेंस, और ये आ गया पॉइंट सी। ठीक है, ये पॉइंट ए है। यहां पे ये कितनी आ गई 12 ओम, और ये भी कितनी है 12 ओम। ठीक है, क्योंकि आपने 4 और 8 को सॉल्व किया, ठीक है, ये सीरीज में थे तो इनको ऐड कर दिया। अब देखें ध्यान से, यहां से नीचे जा रहे हो तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है 14 ओम की, और ये पॉइंट ए है आपके पास, तो इस पॉइंट ए से अगर आप लोग यहां जाते हो तो यहां आ रही है 20 ओम की, ये पॉइंट बी आ गया। तो अब अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पे ए और सी में ये 12 ओम और 12 ओम आपको क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ए क्या है आपके पास यहाँ पे नोड बनता हुआ दिख रहा है। तो इस डायग्राम को दोबारा से अगर हम लोग इस तरह से थोड़ा बनाते हैं, आप लोग फील कर पाओ। ये आपके पास है पॉइंट ए, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है आपके पास बी। ठीक है, ये देखो एक नोड है, ये इसमें 3 ब्रांचेस निकल रही हैं अभी, ये 12 और ये 12, और यहाँ कितनी है आपके पास 14 ओम, और यहाँ है आपके पास 20 ओम। तो आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है ना, ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो ये 12 ओम और ये 12 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में दिख रही है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम यहाँ लिखते हैं 12 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 को मल्टीप्लाई करोगे तो R1 कितना है 12, R2 भी 12 है, डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12, तो ये 144 डिवाइडेड बाई 24 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 ओम के बराबर। इन दोनों को हटा के यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब 6 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो अब जो हमारे पास डायग्राम आएगी वो डायग्राम किस तरह से आएगी, देखें ध्यान से। इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बन रही है, ये एक रेजिस्टेंस आ रही है आपके पास 6 ओम की, और यहां से नीचे आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है 14 ओम की, और पॉइंट आ रहा है बी, और यहां से एक रेजिस्टेंस है आपके पास 20 ओम की, ये पॉइंट है ए। आपको ए और बी के क्रॉस पूछा है, तो ये बैटरी यहां लगी होगी, तो इसका ध्यान देना है आपने सॉरी। अगर आप लोग ध्यान दो, यहां से ए से जब बी की तरफ जा रहे हो तो ये देखो बेंड हुआ है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, तो ये और ये रेजिस्टेंस ये क्या होंगे आपस में सीरीज में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 ओम एंड 14 ओम्स आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 20 ओम। तो इनको हटा के एक आप रेजिस्टेंस लगाओगे 20 ओम की, और वो 20 और ये 20 आपस में क्या होंगे पैरेलल में। तो उसके बाद जो डायग्राम बनेगी आपके पास, यहां आ रही है एक 20 ओम, और यहां पे नीचे आ रही है एक 20 ओम। ये पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बी। तो यहां पे बच्चे आपके पास आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 कितना है, ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 40, 400 डिवाइड बाई 40 को इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा 10 ओम। ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। तो आपको सिर्फ देखना है कि कौन सी ब्रांच, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट होगी, है ना, तो वो ब्रांच सीरीज में लेनी है आपको। अगर कहीं पे बैटरी, जैसे जिस पॉइंट के क्रॉस पूछ रहे हैं तो उस पॉइंट के क्रॉस आपने बैटरी लगानी, तो इस चीज का ध्यान देना है। अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर है तो आपकी जो 10th क्लास में जो एग्जांपल पूछते हैं इससे इजी ही एग्जांपल्स होती हैं, सिंपल सा अरेंजमेंट दिया होगा आप लोगों को। इसके बाद बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि करंट को कैसे डिवाइड करते हैं।
अगर पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंसेस लगी हैं, उससे फिर और डायरेक्ट इजी वे में आप लोग अच्छी सी अच्छी खासी एग्जांपल्स को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके।